आ गया? आवाज आ रही है? स्टार्ट करें? कहाँ थे? कहाँ तक आ गए थे पढ़ते पढ़ते? हाँ, पढ़ा दिए थे ना मैं तो आयाम पढ़ना होगा। आयाम पढ़ना है राजा साहब, पढ़ ले। पूछने पड़ते यार, सम्मानीय व्यक्ति हैं क्लास के। यहां से पढ़ना है व्यावसायिक वातावरण के आयाम। स्टार्ट करें? आओ देखते हैं आयाम कितने होते हैं। मैंने आपको गिनाए थे, 5 आयाम गिनाए थे, ध्यान है? भूल गए होंगे, बहुत दिन हो जाते हैं। व्यावसायिक वातावरण के आयाम अथवा तत्वों में आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक एवं विधियक या कानूनी सम्मिलित है। क्या? व्यावसायिक वातावरण, पहले तो मैंने इसकी परिभाषा समझा दी थी। व्यवसाय के चारों ओर का वातावरण जो उससे प्रभावित होता है, या जो व्यवसाय प्रभावित होता है या व्यवसाय उसे प्रभावित करता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो तत्व वातावरण को बाहर से और अंदर से प्रभावित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यवसायिक वातावरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे हम वातावरण को प्रभावित करते हैं, वातावरण हमको भी प्रभावित कर रहा है, ये कर रहा है, देखो हो रहा है मौसम, उन्हीं कारण हो रहा है ये सब ऐसा। तो ये सब क्या हमारा वातावरण ही है ना। ऐसी किसके वातावरण होते हैं? व्यवसाय के वातावरण होते हैं। आयाम को ही क्या नाम दिया है? तत्व। ध्यान रखना पेपर में अगर व्यवसाय के वातावरण के आयाम, तो आयाम तो पढ़ा ही रहे हैं। आयाम शब्द नहीं मिलेगा तो क्या मिल जाएगा? तत्व नहीं मिलेगा तो मिल जाएगा स्वरूप। क्या मिल जाएगा? स्वरूप। तो भी यही मतलब रहेगा। स्वरूप नहीं मिलेगा तो रूप मिल जाएगा, तो भी यही रहेगा। ये भी ना मिलेंगे तो ये मिल जाएंगे अवयव, तो भी यही मतलब रहेगा। कोई ना मिला तो ये तत्व मिल जाएंगे, तो ये भी रहेगा। इतने सारे शब्द, बात एक ही है। ठीक है ना? क्या क्या? आयाम, अवयव, तत्व, स्वरूप, रूप। इसका मतलब होगा क्या? व्यावसायिक वातावरण के आयाम। क्लियर है? तो आयाम अथवा तत्वों में आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक एवं विधियक मतलब कानूनी सम्मिलित है, जो एक उद्यम के निर्णय लेने एवं निष्पादन में सुधार के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं। विशिष्ट वातावरण के विपरीत है तत्व साधारण वातावरण का वर्णन करते हैं। मतलब इतना तो रहता ही रहता है। ये तो आपको आम कोई सा ही बिजनेस करेंगे ये तो मिलने ही मिल रहे हैं, बाकी कुछ अलग मिले वो विशिष्ट हो जाएंगे। जो अधिकांश रूप में एक ही समय में कई उद्यमों को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक उद्यम का प्रबंध के इन आयामों में अरुचि के स्थान पर इनके संबंधों में जागरूक रहने से अधिक लाभ होगा। अगर कोई व्यवसाय, ऐसा लग रहा है क्लास में ही आ रहा है जी। ये है सोनर के तत्व। आजकल सोनर में 2 काम और भयंकर चल रहे हैं। पता नहीं कौन सा एक ट्रेन चला है, गाड़ियों में इतना तेज हॉर्न लगवाकर और फिर वहां बजाएंगे, ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रेन जा रही हो। ये नया चल रहा है। और एक गाड़ी भगाने का, जितनी भीड़ वहां उतनी ज्यादा रेस देख बताएंगे, पता नहीं कौन से राइडर बन के आए। और जब भगावे की बारी आई ना, सुबह चले जिसको चीटी जा रही हो। और जब नहीं भगाने चाहिए, मतलब परिचय काय का दे रहे हो बताओ? मूर्ता का परिचय है कि नहीं है? पता नहीं कहां से सीख के आए। हम मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, भी पता नहीं कहां पढ़ रहे हैं। क्लास ड्रीम चालू करेंगे सब। देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है? अगर कोई व्यवसाय, देखो क्या होता है, लोग बागों की मानसिकताएं रहती हैं। देखिए व्यवसाय करने में भी लोग बाग अपने अपने तरीके से सोचते हैं। देखिए ये व्यवसाय है, आपको बताया ये राजनीति से प्रेरित होता है, कैसे? समाज से भी प्रेरित होता है, कानून से भी प्रेरित होता है। अब आप कहें सर कि हम समाज तो मान सकते हैं व्यवसाय में, तकनीक और है, आर्थिक नीति और है, ठीक है ना? इनसे प्रभावित होता है। हम मान लेते हैं आर्थिक मान लेते हैं, तकनीक मान लेते हैं, समाज मान लेते हैं।
भाई ये तो रोज का ही काम है, पल पल का काम है इनसे तो हमें, लेकिन एक जो राजनीति और एक जो कानून, इनसे हमें क्या लेना देना। देखिए इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा, सरकारें बदलती, अगर सरकार हमारे किसी भी देश में सरकार, अगर हमारे देश में सरकार 5 साल के लिए बनती है, 2 साल के लिए, तो 5 साल अगर सरकार स्थायी रूप से चल रही है तो अपनी नीतियां वो 5 साल के हिसाब से लाएगी, तो बिजनेस 5 साल तक तो स्थायी रूप से चलेगा, और वे अब और वे जो नीतियां होंगी वो इस तरीके की होंगी जो उन्हें स्थायित्व प्रदान करेंगी। अब सरकार में स्थिरता ही नहीं है, 2 साल में गिर गई, नई सरकार बन गई तो वहां पहले की बंद कर दी, नई सरकार ने अपनी नीति लगा दी, उसमें भी स्थिरता नहीं, अगली सरकार फिर हो गई, जैसे पड़ोसी में हमें देखने को मिलती है पाकिस्तान में। इससे बिजनेस पे, नीतियों पे, तो नीतियों का असर तो पड़ता है कि नहीं, इससे बिजनेस जो है वो ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा, कुछ ऐसी नीति आ जाएगी कि बिजनेस बिजनेस ही नहीं बचेगा। तो राजनीति से प्रभाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और राजनीति लोग क्या बनाते हैं, वो कानून, कानून मान लीजिए लाइसेंस कानून होते हैं, पहले लाइसेंस कानून चलता था हमारे देश में, ठीक है ना, दुकान खोलने के लिए आपको लाइसेंस ही खोलना पड़ता है। जैसे आज आपने देखा होगा खादी में बीज की दुकान खुलती है, मेडिकल खुलती है, लाइसेंस जरूरी है नहीं है, पहले हर दुकान के लिए लाइसेंस होता था, पहले लाइसेंस राज्य चलता था हमारे देश में, क्या चलता था, लाइसेंस राज चलता था। अभी कांग्रेस सरकार थी, आप जानते हैं कि केंद्र में ये वाली सरकार मनमोहन सिंह की सरकार थी कि नहीं, आपने देखा वो जो इस बार की सरकार थी वो लाइसेंस कानून ला रही थी, काय के ऊपर, सोने के ऊपर, तो आपने देखा पूरे देश में सोनियों ने हड़ताल कर दी जो सोने का मार्केट कर रहे थे, लाइसेंस राज नहीं करेंगे, लाइसेंस में बहुत सारे प्रतिबंध हो जाते हैं, तो पहले ऐसे राज चलता था हमारे देश में। तो कानून बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो कानून का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जो इनसे बचने की कोशिश करेगा कि नहीं यार ये फालतू काम है, वो घाटे में जाएगा। जो मान के चलेगा नहीं राजनीति से भी प्रभावित होता है बिजनेस, और कानून से भी प्रभावित होता है बिजनेस, और बाकी तीनों से भी प्रभावित होता है, तो उसे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा, अधिक से अधिक लाभ होगा उसे। कोई ने दुकान खोली और ये कहे अपने नहीं है, कंकी से मतलब, कंकी सिंह से मतलब, तो लाल तो उसे भी कोई ये मतलब ही नहीं होगा, फिर तू वही एक सी दुकान में बैठ के ही रह जाएगा। जैसे ये सबसे मतलब है नहीं, वो तो जो आएगा अपन उसका सामना करेंगे, नहीं आएगा तो अपन जाएंगे सामना करें मन से, भाई साहब वो दिन रात चौंकना पड़ेगा, क्योंकि आज के बिजनेस पे इन सब का असर पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए इसमें लास्ट लाइन लिखा है, इनके संबंध में जागरूक रहने से क्या मिलेगा, अधिक लाभ मिलेगा, घाटा नहीं होगा, क्या मिलेगा, अधिक लाभ। व्यावसायिक वातावरण के आयाम देखिए, 5 आयाम होते हैं व्यावसायिक वातावरण के, कितने, 5। पहला होता है सामाजिक आयाम, कौन सा होता है, सामाजिक आयाम होता है, क्या होता है, सामाजिक आयाम, या पहला नंबर पे से गिनेंगे आर्थिक वातावरण, पहले नंबर पे आर्थिक वातावरण, नंबर 2 पे सामाजिक वातावरण, नंबर 3 पे तकनीकी वातावरण, कौन सा, तकनीकी वातावरण, चौथे पे राजनीतिक वातावरण, और 5वें पे कानूनी वातावरण। अभी अल 5 ही देखे थे हमने। अब कौन कैसे प्रभावित करता है इन्हें हम देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 है आर्थिक वातावरण, क्या, देखिए आर्थिक वातावरण को देखिए, ब्याज की दर, ऐसे ही बात चलेगी तो आप जानते ब्याज तो आना ही, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की व्यय योग्य आय में परिवर्तन, अंश बाजार सूचकांक एवं रुपए का मूल्य, साधारण वातावरण के कुछ आर्थिक तत्व हैं जो व्यवसायिक उद्यम में प्रबंध के कार्यों को प्रभावित करते हैं। देखना, किसी भी देश में लोग ही रहेंगे, क्या, किसी भी देश में लोग ही रहेंगे कि नहीं, और किसी देश में लोग रहेंगे तो लोगों के बीच में क्या होगा, व्यवसाय होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। मैं ये बोल रहा हूं किसी भी देश में लोगों की भौतिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, दोबारा सुनना, किसी भी देश में लोगों की भौतिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आर्थिक नीतियां निर्धारित की जाती हैं उन्हें हम आर्थिक वातावरण कहते हैं। मेरी परिभाषा समझ में आई, नहीं आई हो तो जब परिभाषा याद रखो, जो अच्छी लग रही हो जे, नहीं तो मेरी साधारण सी अपनी बोलचाल की भाषा में है, किसी भी देश में लोगों की भौतिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इसकी पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आर्थिक नीतियां निर्धारित की जाती हैं उन्हें आर्थिक वातावरण कहते हैं। समझ में आया, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक नीतियां जो निर्धारित की जाती हैं उन्हें कहते हैं क्या, आर्थिक वातावरण कहते हैं। क्या कहते हैं,
वही जो लिखा है। ब्याज की दर प्रभावित करेगी, मूल्य वृद्धि दर प्रभावित करेगी, लोगों की व्यय योग प्रभावित करेगा, अंश बाजार सूचकांक प्रभावित करेगा, रुपए का मूल्य प्रभावित करेगा। साधारण बात है, कुछ आर्थिक तत्व है जो व्यावसायिक उद्यम में प्रबंध के कार्यों को प्रभावित करते हैं। करेंगे कि नहीं? अगर आपकी करेंसी की रेट बढ़ती है, कभी घटती है कि नहीं घटती, जैसे अभी $80 चल रही है कि नहीं चल रही है ना, क्या ये अपने व्यवसाय को प्रभावित नहीं कर रही होगी? देश में अगर महंगाई बढ़ रही है तो व्यवसाय को प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी? अगर व्यवसाय में मंदी आ गई तो प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी? हाँ है ना। लोगों की वह लोग कैसे रोज पैसा कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं तो बाजार अच्छा चलेगा, कम कमाते हैं तो बाजार स्लो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो हर तरीके से कौन प्रभावित हो रहा है? व्यवसाय प्रभावित हो रहा है कि नहीं? इसलिए क्या लिखा है इसमें? प्रभावित कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? और फिर उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? प्रबंध, मैनेजमेंट, हर तरीके का सामना कर पाए हम। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। आर्थिक वातावरण समझ में आया? आर्थिक वातावरण का मतलब है व्यवसाय को आर्थिक तरीके से कैसे प्रभावित करेंगे। तो आर्थिक तरीके से कैसे? बैंक की ब्याज दर बढ़ जाएंगी तो लोन महंगे हो जाएंगे, ब्याज लगेगा कि नहीं? तो बिजनेस प्रभावित नहीं होगा। डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे, बिजनेस प्रभावित नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बस यही पूछ रहे हैं हम तुम। आओ, लघु अवधिक एवं दीर्घ अवधिक ब्याज की दर उत्पाद एवं सेवाओं की मांग को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं। देखो क्या लिखा है, लघु अवधि, छोटी अवधि और दीर्घ अवधि की ब्याज की दरें उत्पाद एवं सेवाओं की मांग को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं। कुछ कम समय के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं तो रेटें उस हिसाब से होती है, कुछ लंबे समय तक बढ़ती है तो रेटें उस हिसाब से होती है। ये दोनों के हिसाब से फिर रेट तय होती है कि नहीं होती है? हाँ है ना। जैसे मान लो आज आपने दुकान खोलना चाहिए, आपके पास उतने पैसे नहीं है जितने लगना चाहिए, तो आप उधार लेंगे बाजार से, दुकान बाजार से आपने पैसे उधार लिए और बाजार ने आपको दिए मान लीजिए 3% पर, कल तक जो 2% पे दे रहा था आज वो 3% दिया, तो क्या आपके सामान की रेट सेम रहेगी? पूछ रहे हैं आपसे, क्या करोगे? ऐसे रो रो के तो कह रहे हो? मुझे लगता है कार्य में लड्डू पे ध्यान जा रहा है। इसे मैं देख रहा हूँ बार बार, इसे कहा ध्यान जा रहा है, इधर देख देख के बोल रहे हैं। ये है, देख रहे हैं आप, पढ़ाई की मांग को प्रभावित करने के लिए रखे गए हैं लड्डू। इतने से हाँ को जवाब इतने देख के आ रहा हूं, मैं जहां खड़ा हूं, बोर्ड जहां लगा है, आंसर मुंह नहीं तो बोर्डे देख के देंगे, पर इधर देख के कह रहे हैं। मैं सोचा भगवान ने देख रहा, मुझे क्या पता, भगवान तो रोज ही थे, पर लड्डू ही आज ना यहाँ है जी। तो ये बांट दिए मुझे बेच बात, तनक रुक जाओ है। तो मैनेजमेंट पढ़ लें, उसके बाद मैथ पढ़, पहले तुम्हें लड्डू दे देंगे। ठीक है, आज बसंत पंचमी है। नहीं हमें नहीं, लड्डू लाती तो मानते, लड्डू लाए नहीं हो, तुम्हें देख के ही शर्म ना आई? इतनी माला चढ़ाई हमने, लड्डू रख दे इसलिए रखे, वैसे तो ऑफिस में रख लेते, इन्हें देख के प्रेरित हो जाओ तुम, तुम्हारा मैनेजमेंट थोड़ा सुधर जाए, लड्डू हमें भी लाने हैं। बच्चों का आज सबसे बड़ा त्योहार है, किसी भी स्टूडेंट की जिंदगी का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है क्या? बसंत पंचमी। लेकिन तुम्हें देखो, तुम जितने ज्यादा बड़े हो गए उतने ज्यादा गंवार हो गए, लाए नहीं, कभी का लाओ, अभी आ गए, आज नहीं है दौड़ रही उन पे। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट सुधारो, बोर्ड तरफ देखो, लड्डू मिल जाएंगे। अब देख तो ला भाई, वे तो वे पचेंगे नहीं, तुम्हें ही बांटेंगे अब हम। लेकिन वे कहा है कि भंडारो नहीं है, प्रसाद है वो, नहीं तनक दे। दिया नहीं है तो बगल वाले को हाथ देख रहा है, और फिर देख रहा है तो भंडारा नहीं है, प्रसाद है, प्रसाद के रूप में देना है तुम्हें, बस दे देंगे, अभी तरह तरह का रखा है। ज्यादा नियत करी तो केवल और केवल मैं उसमें से कह दूंगा चना और चिरौंजी बस। समझ में आया ये? हाँ, समझ में आया? तो मैं ये कह रहा था कि बाजार से अगर आप पैसा उठाते हो, जो कल तक आपको 2% में मिल रहा था, अगर वो आज से 3% में मिलने लगे तो रेट सेम रहेगी कि बदल जाएंगी? बढ़ेंगी क्या घटेंगी? कल जब आपको वो 1% पे आ जाएगा तो
तो क्या आपके उत्पाद जो है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उसकी रेट प्रभावित हो रही है? और ये प्रभावित काय से हो रहा है? दरों से प्रभावित हो रही है, रेट से प्रभावित हो रही है कि नहीं? तो हर तरीके से प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा बिजनेस? अब आप कहें सर बैंक की रेट बढ़ गई, मेरी दुकान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरा प्रभाव पड़ गया, क्योंकि आपने भले लोन ना लिया हो किराने की दुकान के लिए, लेकिन जो किराना जहां फैक्ट्री में बन रहा है वहां तो लोन लाओ। तो आपने दुकान खोल ली बिस्किट की, आपके पास खूब पैसा है, आपने बिस्किट भर रहा है सवरे सवरे, तुमने कहा बिस्किट के लाने कितने पैसे चाहिए, भर रहा है, वो थोड़ी बैंक से कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बिस्किट बनाने वाली कंपनी वहां तो लोन लो है, पर रेट बढ़ाएगी, तुम अपने आप बढ़ाओगे, प्रभावित तो हो गया ना। तो हर तरीके से हर दुकानदार, हर व्यवसाय का हर उत्पाद प्रभावित होता है कैसे? इन प्रकार की रेटों से, लघु अवधिक और दीर्घ अवधिक। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? आप आर्थिक वातावरण के कुछ पहलू देखिए। निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की तुलनात्मक भूमिका के रूप में अर्थव्यवस्था का वर्तमान ढांचा है। आज हमारे वर्तमान में जो स्ट्रक्चर है देश का इकोनॉमिक, उसमें दोनों है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व है या नहीं है? ठीक है ना? तो निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर एवं सार्वजनिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर की तुलनात्मक भूमिका के रूप में अर्थव्यवस्था का वर्तमान ढांचा है। वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दर में वृद्धि तथा प्रति आय में वृद्धि, बचत एवं निवेश की दर, ये बात आर्थिक वातावरण के पहलू है। कौन कौन सी चीजें उसमें सम्मिलित है? बचत एवं निवेश की दर, कृषि एवं औद्योगिक उत्पाद का रुझान, भुगतान शेष मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट एवं विदेशी मुद्रा संचय, देश में कितना विदेशी भंडार है, उस प्रकार से हमें कहां से वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता है। ठीक है ना? अगर है ही नहीं है तो मिलेगा ही नहीं। परिवहन एवं संप्रेषण सुविधाओं का विस्तार, विभिन्न मदों के आयात एवं निर्यात की मात्रा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, सार्वजनिक ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के नियोजन व्यय, तो ये सारे शामिल होते हैं काय में? आर्थिक नियोजन। इन्हें न देखना हो तो मैं आपको एक साधारण सी भाषा में बोल रहा हूँ, उन्हें ध्यान रखना। देखिए, आर्थिक वातावरण की मैंने परिभाषा दी, वो याद रही आपको? किसी भी देश की भौतिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आर्थिक नीतियां निर्धारित की जाती हैं उन्हें आर्थिक नियोजन कहते हैं या आर्थिक वातावरण कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? आर्थिक वातावरण में तीन चीजें सम्मिलित है। पेपर का क्वेश्चन है अभी ये, जो आपको यहां देखने से नहीं मिलेगा, आप केवल बोलने से ही दिखेगा। आर्थिक वातावरण में कितने पहलुओं को शामिल किया गया है? तीन। या आर्थिक वातावरण के कितने तत्व हैं? तो तीन तत्व हैं। कितने? पहला आता है आर्थिक प्रणालियां, क्या? दूसरा आता है आर्थिक नीतियां। एक तो यार तुम पूरी क्लास बोलत नहीं हो यार। तुम अगर ऐसे ही रहना तो तुमसे मैनेजमेंट क्लास का आने का काम बंद करवा दूंगा, घर जाकर पढ़ लेना। यहां बैठे हो तो बोलना पड़ेगा सामने, नहीं तो फिर ऑनलाइन बैठ के पढ़ो। या नींद जैसी हालत है मत बताओ अपनी। मैं बोल रहा हूं, तुमसे बुलवा रहा हूं, आधे बोल रहे हैं आधे नहीं बोल रहे। जो नहीं बोल रहा है उसे कह दूंगा ऑनलाइन घर पे पढ़। इसलिए सबको सब्सक्रिप्शन दिलवाया था मैंने। तेने अपनी हालत खराब करी ना और वातावरण खराब किया ना क्लास का, तो घर बैठ के पढ़े। इसलिए बुलवा रहे हैं तो बोलो। तुम्हारे लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोलना, क्योंकि ये जो लिखना है ना घर पे भी हो जाएगा, वीडियो डल जाती है। इसलिए मेन है पहले क्या? बोलना। इसलिए सतर्क होकर बैठ जाओ पहले तो। और जो बुलवा रहे हैं ना भाई बोलो, साथ में रिपीट करो। मैं कह रहा हूं आर्थिक वातावरण के तीन तत्व सम्मिलित हैं। ठीक है? पहला है आर्थिक प्रणालियां। क्या है? आर्थिक प्रणालियां। दूसरे नंबर पे आता है आर्थिक नीतियां। क्या आता है? आर्थिक नीतियां। तीसरे नंबर पे जो सम्मिलित होता है उसे कहते हैं आर्थिक दशाएं। क्लियर है? बोलो, पहले पे क्या है? सेकंड पर? थर्ड? दशा। अब आर्थिक प्रणालियां क्या होती हैं? अब मैं आपको इन तीन चीजें शामिल होती हैं आर्थिक प्रणालियों में। देखो इधर क्या होती है आर्थिक प्रणाली, देखो समझो पहले। पूंजीवाद। क्या? नाम तो सुना ही होगा। जब पूंजीपतियों की चलती है तो पूंजी के स्वामी होते हैं उनकी चले, वहां पर वे होते हैं पूंजीवाद। अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूरोप, ये सब क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था है। यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर दूसरे नंबर पे आती है सामाजिक समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी? जब सरकार के नियम चलते हैं सारे के सारे। किसके नियम? सरकार। जहां लोगों की न चल के किसकी चलती है? हर चीज सरकार निर्धारित करेगी कौन कितना क्या करेगा। क्लियर है?
तीसरे नंबर पे आती है मिश्रित। कौन सी आती है? मिश्रित। मिश्रित का मतलब होती है जहां पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की, जैसे कि भारत पाकिस्तान ये सब है, या सरकार की भी चलती है और पूंजीपतियों की चलती है। ये होती है आर्थिक प्रणालियां। क्या होती है? समझे कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्या कहलाती है? तो सबसे पहले मैंने बताया आर्थिक वातावरण के 3 तत्व कौन कौन से हैं? पहले आर्थिक दिशाएं। फिर मैंने आपको बताया क्या, आर्थिक प्रणालियों में 3 चीजें शामिल हैं। पहली दूसरी, कहां को ज्वाला लग जा रहा हो? पहला, दूसरी, तीसरी मिश्रित। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? समझ में आए ना? आपके ऊपर यहां से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है, जब ये मौद्रिक नीति शामिल हो रही है, आर्थिक नीति शामिल हो रही है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? भारत किस प्रकार की, या अमेरिका की पूछा, अमेरिका किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आप कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कैसी? पूंजीवादी। भारत पड़ोसी चाइना, समाजवाद। कौन सी है? समाजवादी। सरकार की चलती कौन के ने जाना 3-5 करी ना, सरकार के लाती रहो, पूरा बिजनेस में रहो। लेकिन हमारे इधर तो नहीं होता है। अंबानी बढ़ ही रहा है, अडानी बढ़ ही रहा है, सब अपने हिसाब से रेट निर्धारित कर रहे हैं कि नहीं? सरकार इनमें क्या कर रही है? बस तुम इटेक तक करोगे निर्धारित, अपने हिसाब से देख लो, फिर मेरे नियम से काम करोगे, बाकी रेट अपने हिसाब से रख लो। यही चलता है कि नहीं चलता अपने इधर? आप घर पे कोई सामान बना लीजिए, बाकी रेट सरकार से पूछोगे, खुद ही लगाओगे, खुद ही लगाते हैं ना। समाजवाद में ऐसा नहीं होता है, मैं सरकार से पूछ के रेट लगती है। सोचो, सरकार हर चीज में नियंत्रण रखती है। समझ में आया? तो हमारा देश अब कैसा है, ये चीज समझ में आ गई। ये कहलाती है क्या? आर्थिक प्रणालियां कहलाती है। क्या कहलाती है? सेकंड नंबर पे पढ़ा है हमने क्या आपको? आर्थिक नीतियां। आर्थिक नीतियों में क्या होता है? देखो, राजनीतिक प्रभाव। क्या? आर्थिक प्रभाव। क्या? ये काय में शामिल हो जाते हैं? काय में? आर्थिक नीतियों में क्या क्या शामिल होते हैं, बोलो? तो तो नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, और सुनो अब, रोजगार नीति। कैसे? और सुनो, इंपॉर्टेंट, औद्योगिक नीति, आयात निर्यात नीति। कितनी शामिल हो गए? आखिरी की 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक नीति, रोजगार नीति, आयात निर्यात नीति। ये शामिल है आर्थिक नीतियों में। काय में शामिल है? क्योंकि आर्थिक नीति कैसी रहेंगी भाई? भाई हिसाब से आपका आर्थिक वातावरण होगा कि नहीं, कितना आयात और कितना निर्यात करते हो, उस हिसाब से बाजार के मूल्य निर्धारित होते हैं कि नहीं। औद्योगिक नीति, सरकार ने क्या नीति बनाई है आपको उद्योग खोलने की, भाई हिसाब से खोलोगे कि नहीं? हाँ या ना? रोजगार नीति, रोजगार है मतलब उद्योग खोल रहे हैं, तो उसमें रोजगार किस तरीके से दिया जाएगा, सरकार तय करेगी कि नहीं? बताओ। तो ये हो गया क्या? आर्थिक नीतियां। फिर होते हैं आर्थिक दशाएं। क्या? आर्थिक दशाएं। विदेशी भंडार कितना है, आय व्यय कितना हो रहा है? क्या? आय व्यय कितना हो रहा है, विदेशी भंडार कितना है, निवेश कितना हो रहा है आपके देश में, ये है आर्थिक दशाएं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आर्थिक वातावरण को प्रभावित, या आर्थिक वातावरण के जो अवयव है वे 3 प्रकार के हैं, प्रणालियां, नीतियां और दशाएं। इन सबके भी अंतर समझा दिए मैंने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और एक खुद के हिसाब से परिभाषा बताइए, देश की भौतिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आर्थिक नीतियां निर्धारित की जाती है वो आर्थिक वातावरण कहलाता है। कोई दिक्कत? इस पे हर प्रकार से प्रभाव पड़ता है। 5 चीजों का बताया, कानून का भी पड़ता है, पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? उन्हें अभी और आने वाला है, अभी वहां और समझेंगे आपको, और ज्यादा अच्छा आ जाएगा। क्या आपको आर्थिक वातावरण समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आया? ये भी आपको समझ में आएगा। यहाँ जो सरकार ऋण दे रही है ना, ऋण दे रही है ना, बैंक से लोन लेके खोलते हैं कि नहीं खोलते? इसे क्या कहते हैं? लोन लेना नहीं, ये तो लोन लेना एक सिस्टम है।
पर ये सरकार ने क्यों किया है, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो वो अभी समझ में आएगा। चीजें समझते जाओ, मजा आएगा इसमें आपको। आपने देखा होगा, जैसे आपके घर को देखा होगा आपने, आपके घरों में तो आपने एक चीज देखी है, जो किसान है उनसे संबंधित बात कर रहा हूं, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, सुना है कि नहीं सुना नाम? जाके अलावा तुमने कहूं कि लोन न निकाल पाए, और जो दुकान है जिनके पास जमीनें नहीं है वे केसीसी कब न निकाल पाए, फिर बाकी के सबने लोन निकाल पाए। हाँ या ना? अब आपने एक और व्यवस्था देखी होगी, मानक केसीसी निकाल लाओ, घर की व्यवस्था है, और जो जमीन खरीदने के लिए और बाकी लिए नहीं निकाली, ये तो बहुत कम बात है, वहां खुद के खर्चे के लिए निकाल लिया, सामान खरीद हुए, घर में कोई बड़ा फंक्शन आ गया तो उसके लिए। कभी आपने ये देखा, ये हमारे देश में अभी कमी है, बड़े लोग तो कर लेते हैं जिन्हें समझ है, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई आपके खेती में सामान बनाने के लिए उसको और बड़े एक कंपनी का रूप देने के लिए, बिजनेस का रूप देने के लिए लोन निकाल रहा हो, ये आप बहुत कम देख रहे होंगे। तो जानकारी कम है अभी, क्या जानकारी कम है कि केसीसी इसलिए बनाया गया था कि आप खेती का विकास कर सको, माने केसीसी निकाल लो घर के विकास के लिए, घर के खर्चा के लिए। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर वो खेती की विकास, सरकार ने स्कीम बनाई थी, खेती का विकास करेगा तो इनकम आएगी, वहां से केसीसी जमा कर देगा, माने केसीसी निकालो घर के खर्चा में लगाओ, घर को खर्चा निकल के आएगा, कुछ इनपुट आउटपुट देगा क्या? नहीं देगा, इसलिए सारे सारे ऋणी हो गए किसान, हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए उनके पास पैसा भरने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं, जबकि सरकार ने बताया था किसान के पास बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं था, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं था, किसी कृषि उपकरण खरीदने के लिए पैसा नहीं था, तो केसीसी बना दिया उन्होंने, इससे खरीदेगा, चीजें आएंगी, इनकम बढ़ेगी, मेरा पैसा मुझे लौटा देगी। किसान ने केसीसी बनवाया, घर के खर्चा में लगाया कि मैं तो 4 व्हीलर खरीदे वहां में घूमेंगे, ठीक है ना, पता चला घर में कोई बड़ा फंक्शन है, उससे कल ही क्या इनसे कोई इनकम आ, ये तो और ले जाने लगे ना, इसलिए किसान पूरा पूरा कैसा हो गया, ऋणी, मतलब उसे सही तरीके से अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आई। लेकिन भाई हम देखते हैं बड़े बड़े बिजनेस में करोड़ों के लोन निकाल रहे हैं, वे भर नहीं रहे, उनके पीछे की नीतियां गलत है, उनकी नीयतें गलत है, बाकी उन्होंने बिजनेस तो कर लिया, पैसा तो बहुत कमा लिया ना उन्होंने, तो दोनों के लोन निकालने में अंतर आ रहा है। ये अंतर जो आ रहा है और जो सरकार ने ये सब किया, इसे क्या कहते हैं? एक शब्द का ध्यान रखना, ये शब्द मैं आपको बता रहा हूं, इसे कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं? इसे अभी समझेंगे, अभी लिखना नहीं है किसी को। क्या कहलाता है ये? अब आपको इसमें परिभाषा पूछ सकते हैं, उदारीकरण किसे कहते हैं, या परिभाषा देके ये शब्द के बारे में पूछ सकते हैं। 3 शब्द अभी मैं 3 अक्षर बोल रहा हूं, अभी आने वाले हैं सामने, इन्हें ध्यान रखना। फुल फॉर्म आप कुछ और जानते हो, जगह कुछ और रहेगी, बाकी 3 अक्षर आपने सुने, एलपीजी, 3 नाम सुने आपने, एलपीजी, मुझे लगता है सबने सुना है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सुना है कि नहीं? पर ये शब्द यहाँ अर्थव्यवस्था पढ़ा रहे हैं, ये वाली, यहाँ ये एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता है। इसका एल का मतलब लिबराइजेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, समझ में आया ना? ये एलपीजी का मतलब होता है। अभी इन तीनों की जानकारी पढ़ेंगे ना, तब आपको बेहतर एक बन के सामने आएगा कि कल कुछ करेंगे ना तो हम भी ऐसे ही करेंगे। अभी आज समझ में आएगा, देखना आप सरकार कैसे काम कर रही है, ये आपको अभी समझ में आएगा। हमने ये कब से अपनाए, ये भी आएगा आपको समझ, क्यों अपनाए ये भी आएगा समझ में, तो समझते ही भारत समझ में आएगा आपको बहुत अच्छी। सामाजिक वातावरण, ये कौन सा वातावरण है? देखिए, सामाजिक वातावरण में सामाजिक शक्तियां सम्मिलित हैं। कौन सी शक्तियां? और सामाजिक शक्ति कौन है? हमें ये ना, हमारे क्या वैल्यू है समाज में, हम क्या चाहते हैं, उसी प्रकार का समाज बनाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? तो सामाजिक शक्तियां हो गई है, जैसे रीति रिवाज, क्या मूल्य, सामाजिक बदलाव, व्यवसाय से समाज की अपेक्षाएं आदि। रीतियां सामाजिक आचरण को परिभाषित करती हैं। क्या? ये क्वेश्चन है, सामाजिक आचरण को कौन परिभाषित करता है? रीतियां। जैसा समाज होगा वहां वैसी चीजें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी? हाँ या ना? जनजातियों में चले जाओ तो उनका समाज अलग प्रकार का होगा, जो तुम्हें चाहिए वो उन्हें नहीं चाहिए, जो उन्हें चाहिए वो तुम्हें नहीं चाहिए, अलग अलग प्रकार का है, तो व्यवसाय को प्रभावित नहीं करेंगे।
मुझे बताओ, तुम्हारे इधर अशोकनगर में एक मॉल खुल गया, ओ हाँ, आदिवासी क्षेत्रों में मॉल खोल दे, ये तो खोल चुका है, दुकान ही तो है, कपड़ा कभी पहना तो नहीं है, लेकिन उनका पहनने का तरीका अलग है और उनको खरीदने का तरीका अलग है, हाँ या ना? तो रीतियां सामाजिक वातावरण को प्रभावित करती हैं, व्यवसाय को प्रभावित करती हैं कि नहीं करती हैं, जो कि दशाब्दियों और शताब्दियों से चली आ रही हैं। उदाहरण के लिए भारत में दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व जैसे त्योहारों का मानना कार्ड कंपनियां, मिष्ठान भंडारों, दर्जी एवं अन्य संबंध व्यवसायों को सार्थक वित्तीय अवसर प्रदान करते हैं। तो बताओ, कर रहे हैं कि नहीं? अब दीपावली आएगी, कपड़ा खरीदेंगे, मिठाइयां खरीदेंगे, एक दूसरे को विशेष करेंगे, कोई लिख के विश करेगा, कोई कार्ड के रूप में विश करेगा। तो मुझे बताओ, आपने ये कार्ड खरीदा, ऐसे कितने लोग हैं जो कार्ड खरीदते होंगे? तो आपने देखा हो कार्डों का बिजनेस चालू है, हाँ या ना? त्योहार आने पर मिठाई की दुकानों में भीड़ बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं आपके रीति रिवाज समाज को प्रभावित कर रहे हैं, और समाज ये किसको प्रभावित कर रहा है? व्यवसाय को। तो मुझे बताइए, आर्थिक जो हम पढ़ रहे हैं, व्यवसायिक वातावरण पढ़ रहे हैं, सामाजिक वातावरण प्रभाव डालता है कि नहीं डालता? हाँ या ना? आप जानते हैं कि दीपावली आएगी तो बाजार पूरा का पूरा अलग ही प्रकार से सज जाता है, रक्षाबंधन आएगा तो अलग ही प्रकार से सज जाता है कि नहीं? ये जो बाजार का अलग अलग बनना है, ये काय अपने मन से हो रहा है कि आपकी खुद की सामाजिक रीतियों से हो रहा है? तो मुझे बताइए, सामाजिक रीतियां सामाजिक वातावरण बना रही हैं, और ये सामाजिक वातावरण व्यवसाय को प्रभावित कर रहे हैं कि नहीं? पढ़ रहा है कि नहीं? अब मान के चलिए, भले ही आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन आप दुकान खोलेंगे, तो आप दुकान खोलते ही सबसे पहले ये देखते हैं कि आने वाला त्योहार जो आ रहा है, तो यहाँ जैसे मान के चलिए कि होली आ रहा है, तो क्या आप दुकान पे बंदूकें रखोगे? क्यों वहां रखेंगे सर? पटाखे रखेंगे, भले ही गहरे पड़े हैं, फिर भी आप जानते हैं ना क्या रखना है। तो रीतियां प्रभावित करती हैं कि नहीं, हर छोटे से लेकर बड़े तक को, हाँ या ना? तो बाजार प्रभावित होते हैं कि नहीं? तो देखिए, मूल्यों से अभिप्राय उन अवधारणाओं से है जिन्हें समाज सम्मान से देखता है। भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समान अवसर एवं राष्ट्रीय एकता प्रमुख मूल्यों के उदाहरण है, जिन्हें हम सभी संजो कर रखना चाहते हैं। व्यवसाय के शब्दों में यह मूल्य बाजार में चयन की छूट, समाज के प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्व एवं भेदभाव रहित रोजगार प्रथा को जन्म देते हैं। सामाजिक बदलाव से व्यवसाय को विभिन्न अवसर मिलते हैं एवं खतरे भी होते हैं। अवसर तो बताई दिए तुम्हें, खतरे तुम देख लेना अभी कौन कौन से मिले हैं, ठीक है ना? क्या सामाजिक बदलाव से, ये क्वेश्चन है दिया है, ध्यान से रखना। सामाजिक बदलाव से व्यवसाय को विभिन्न अवसर मिलते हैं और खतरे भी मिलते हैं। अवसर बताए ना, दीपावली आएगी तो बाजार नया सज जाएगा, हर त्योहार पे अलग तरह का बाजार चलने लगता है कि नहीं? तो ये क्या है? अवसर ही तो है, व्यवसाय के अवसर है कि नहीं है? भारतीय सामाजिक वातावरण के सामान्य घटक निम्न प्रकार है। महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण की मांग। क्या? भारतीय सामाजिक वातावरण के समान घटक निम्न प्रकार है। हम समाज, हमारा समाज जो है वो क्या मांग कर रहा है? महिलाओं के लिए नौकरी में, अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार में और अधिक आरक्षण की मांग, तथा नए नए जाति के द्वारा अपने आप को आरक्षण में शामिल होने के लिए प्रयास। महिलाओं और पुरुषों के लिए समान मजदूरी एवं स्तर की मांग। लड़कियों के लिए शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सामाजिक आंदोलन। मध्य वर्गीय परिवारों में विलासिता की वस्तुओं की बढ़ती मांग इत्यादि। ये हमारे सामाजिक क्या है? वातावरण के सामान्य घटक है। ऐसा हमारा समाज है, यही है कि नहीं? ये तुम देखते हो, रोज सुबह से उठता ही समझाता है कि यही काम चले, हाँ है ना? जहां जो नहीं हो रहा वहां हड़ताल हो रही है, आंदोलन हो रहा है। सामाजिक पर्यावरण के कुछ पहलू देखिए। उत्पादों में नव परिवर्तन, जीवन शैली, पेशागत बंटवारा एवं उपभोक्ता आंदोलन के प्रति प्राथमिकता। तो हमारे जो उत्पाद है उनमें नए परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? नए नए आविष्कार हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? इससे हमारी क्या प्रभावित हो रही है? तो ये पूरा पूरा उत्पाद जो हमारे जीवन शैली करते हैं कि नहीं? पेशागत बंटवारा होता है, किस पेशे के लोग कहाँ रहते हैं उसके हिसाब से है कि नहीं है, ऊंचे और नीचे हो जाते हैं कि नहीं? उपभोक्ता आंदोलन के प्रति प्राथमिकता, जो चीज की पूर्ति नहीं होती है, जो चीज में हमें गड़बड़ी दिखती है, उसके प्रति आंदोलन होते हैं कि नहीं? जीवन गुणवत्ता से सरोकार, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ जानने लगे हैं, क्या चीज बेहतर है हमारे लिए, ठीक है ना? जीवन में आकांक्षाएं और श्रम शक्ति से अपेक्षाएं, मतलब ऐसी हमारी मांग। समाज में व्यवसाय प्रभावित करता है, समाज को व्यवसाय प्रभावित करता है, इस व्यवसाय से समाज में ये परिवर्तन आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, अलग अलग तरह की चीजें आ रही हैं। पहले आपके पास इतना कुछ नहीं था, दुकान आपकी एक जीवन जात से पूरी पूरी एक ही दुकान है थी। अब मान के चलिए
थर्ड क्वालिटी का माल रखा है, लेकिन आपके घर में वही जा रहा है। लेकिन आज बाप खराब मिले दूसरी चले जाते कि नहीं? हाँ या ना? क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि नहीं है? चीजों को आप बेहतर से बेहतर ही चाहते हैं कि नहीं? आज का ये परिवर्तन है, यही नव परिवर्तन है, यही आपकी जीवन शैली को प्रभावित कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? श्रम शक्ति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, जन्म दर एवं मृत्यु दर, जनसंख्या में परिवर्तन, शैक्षणिक पद्धति व साक्षरता दर, उपभोग की आदतें और परिवार की संरचना, ये सारा का सारा समाज इनसे बना है कि नहीं? पूरे समाज में यही चीज देखने को मिलती है ना, और इन्हीं के आधार पर समाज अलग अलग प्रकार का होता है। देखो आज का समाज सोच रहा है कि परिवार छोटा होना चाहिए, तो समाज के पहलू हुए कि नहीं हुए? इससे कहां का प्रभाव आएगा वो ये जानते, तभी तो ऐसे सोच रहा है कि नहीं? ये पूरे पूरे है। आज समाज में इलेक्ट्रिक यंत्रों की मांग, फैशन उद्योग में औपचारिक परिधानों की मांग, प्रसाधन उद्योग की मांग में वृद्धि हो गई, खान पान की आदतों में फास्ट फूड और वगैरह ये सब आ गए इसमें। अब देखते हैं राजनीतिक वातावरण। देखिए आज महिलाएं, देखो महिलाएं फिर वो वही आ जाता ना, SC ST जो था, जो जनजातियां थी, उन्हें कैसे प्रभावित करता है? यहाँ आरक्षण नहीं है, समाज के पहलू समझाए। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए उन्हें आरक्षण दिया गया, जिससे कि वो आज की जीवन जो धारा है उसके साथ मिल पाए, जो पिछड़ी हुई थी। आरक्षण किस लिए दिया गया? हमारे इधर जो पिछड़ गए हैं उन्हें बराबर पे लाने के लिए, समाज में उनका स्तर बराबर का हो। जब समाज में उनका स्तर बराबर का होगा, जब महिलाएं कमाएंगी तो बाजार में उन्नति होगी कि नहीं? समझ में आएगा ना? समाज का एक वर्ग ही कमाता रहेगा तो जो हमारा व्यवसाय है वो एक ही प्रकार से आगे बढ़ेगा कि नहीं? आज महिलाएं साथ में आ गई तो आप देखिए महिलाओं के लिए अलग से शोरूम और अलग है ना कि नहीं है? तो वो समाज के साथ आज जुड़ गई हैं तो व्यवसाय में साथ दे रही है कि नहीं? इससे हमारी तरक्की हो रही है कि नहीं? घर में एक कमाता था, पुरुष कमाता था, उसके हिसाब से खर्चा चलता था। आज लड़कियां कमाने लगी हैं, घर तरक्की करने लगा कि नहीं? और उसके जीवन में भी स्वतंत्रता आ गई, वो अपने हिसाब से पैसे खर्च कर सकती है, तो बाजार में पैसा भी बढ़ा, उसके जीवन स्तर में भी सुधार आया, और तुम्हारा खुद का घर का वातावरण बदल गया, इससे समाज का वातावरण भी बदल गया। इतना कुछ बदलाव आ जाता है। हम घर में क्यों चाहते हैं कि सबकी नौकरी लग जाए? पैसा एक अलग है, पर आप जानते हैं जिस घर में ज्यादा नौकरी वाले होते हैं उनका वातावरण भी अलग होता है। और ऐसे अगर बहुत सारे परिवार होते हैं तो वो समाज, वो सोसाइटी का भी वातावरण अलग होता है। हाँ है ना? फिर वहां की और चीज पे गौर करो, वहां जो दुकान खुलने वाली है ना, वे भी अलग प्रकार की होती है, हाई क्वालिटी की होती है कि नहीं? हर चीज पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? समझ में आया ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मान लीजिए कि सर हमारे घर में तो पुरुष ही पुरुष की नौकरी है, महिलाओं से हम करवाते नहीं, तो बंद दुकानें भी देखो कौन सी होंगी, महिलाओं की कम पुरुषों की ज्यादा, क्यों? वे ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। और जब बराबर चल रहा है देखो, तो बाजार भी दो प्रकार से आगे बढ़ रहा है, महिलाओं के हिसाब से भी और पुरुष के हिसाब से, हर तरीके से प्रभाव पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? हम जनजातियों को आरक्षण दे रहे हैं, बराबर ला रहे हैं, उनके उत्पादों को बड़ा चढ़ाकर बेच रहे हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में एक जला एक उत्पाद चल रहा है कि नहीं? और फिर सरकार आप जानते हैं ट्रेडमार्क दे रही है, मतलब उन्हें क्या कहते हैं, जियो टैग दे रही है कि नहीं? तो आदिवासियों से जनजातियों के भी उत्पाद है कि नहीं? क्यों ले रही है? क्योंकि जब वो बाजार में आएंगे तो माल बिकेगा, तो उनके जीवन भी सुधरेगा और वो आज की समाज से जुड़ पाएंगे। तो देखो समाज से जुड़ पाएंगे तो वो पैसे कमा पाएंगे, पैसे समाज में ही लौट के आएगा कि नहीं? तो बाजार बढ़ेगा, इससे उनका जीवन स्तर खुद बदलेगा। इतना कुछ प्रभाव पड़ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और एक क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है वो भी समझिए। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, मान लीजिए जो आपका शहरी है, इससे आपको बेहतर समझ में आए। हमारे शहर से आप ये कहते हैं कोई भी हाईवे नहीं निकला, नेशनल हाईवे, हमारे यहाँ कोई भी एक फैक्ट्री नहीं है, क्लियर है? अब बगल वाला शहर देखिए, हाईवे भी निकला है, फैक्ट्री भी है। अब आप खुद जानते हैं कि इन दोनों की जीवन शैली में कितना अंतर है। आप आज भी अपने जिले को एक ग्रामीण जिला मानते हैं, पर इसे नहीं मानते आप। यहां दोनों के जीवन स्तर में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है कि नहीं? काय का प्रभाव है?
व्यवसाय पूरे की पूरी जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है कि नहीं? यहाँ हाईवे निकल जाता तो व्यवसाय ही डलते, फैक्ट्री निकल जाती तो वो भी व्यवसाय होता। इस व्यवसाय से समाज में परिवर्तन आता कि नहीं? और वो समाज में परिवर्तन आता तो समाज पैसा कमाता, वो समाज का पैसा कहाँ जाता? उस मार्केट में जाता। इससे सरकार को भी इनकम होती, मार्केट भी बढ़ता और शहर में पैसा भी आता, मार्केट में पैसा भी आता। इतना प्रभाव पड़ जाता है हर चीज का, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से क्या होती है? संबंधित होती है। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा बगल का ही उदाहरण दे रहा हूँ, आप देखना। यहाँ हाईवे भी निकला है, फैक्ट्रियां भी है, यहाँ दुकानें देख के जाओ, मुझे लगता है इतना तो देखा होगा। यहाँ आपको शोरूम ज्यादा मिलेंगे यहाँ की अपेक्षा, है कि नहीं? क्यों है शोरूम? आदमी तो वे ही है, क्षेत्र में कोई ज्यादा दिक्कत तो है नहीं है, 50 किलोमीटर का ही अंतर है, तो इतना बदलाव कि जहाँ शोरूम पे शोरूम है, जहाँ एक आधा ही शोरूम है। हाँ, काय से प्रभावित है? आर्थिक से। लोगों के पास पैसा, शोरूम तो भाई को लेंगे ना जब पैसा खर्च हो जाएगा। अब आप आता है कि पैसे इनके पास ज्यादा कहां से आए? मतलब जगह गरीब ही रह रहे हैं, कुछ करते नहीं है। नहीं, यह व्यवसाय ज्यादा है। व्यवसाय ज्यादा है तो नौकरियां मिल रही हो नहीं, मजदूरों को भी काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जेब में पैसा आ रहा है कि नहीं? जेब में जब पैसा आएगा तो खर्च करने के लिए रहेंगे कि नहीं रहेगा? तो खर्च करने के लिए वो क्या देखेंगे? जब 10 की खरीदते थे, आज वे 1000 रुपए कमा रहे थे, कम से कम 100 की चीज खरीदने जाएंगे कि नहीं? तुम्हारे इधर तो वे 10 ही कमा रहे थे, तो वो दुकान तो 8 बारी को है ही कि नहीं? तो दुकान का स्तर तो गिर गया ना, या अपने आप बढ़ गया ना? समझ में आया ना? तो बताओ एक दूसरे संबंधित हुए कि नहीं हुए? ऐसे प्रभावित होता है पूरा समाज एक व्यवसाय से, और व्यवसाय से समाज, और समाज से व्यवसाय। समझ में आया? अब इसी घर में मान लीजिए महिला और कमाने लगे, तो बाजार में महिलाओं से संबंधित दुकानें ज्यादा खुलने चलेंगी, खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी? ऐसे प्रभावित होता है। समझ में आया कि नहीं? और हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारा देश हर क्षेत्र में विकास करे, तो महिला से संबंधित जो संसाधन है उनमें भी देश तब तरक्की करेगा जब महिलाएं बढ़कर कर आगे आएंगी। समझ में आया? तो ऐसा होता है। अब राजनीतिक वातावरण देखिए, सबसे खतरनाक वातावरण। आज के युग में कोई भी व्यवसाय राजनीतिक वातावरण के प्रभाव से बच नहीं सकता है। मुझे लगता है ये तो आप भी जानते ही हो। बच सकता है क्या? कोई ये व्यवसाय चलाना है तो राजनीति का संरक्षण जरूरी है, नहीं है? राजनीति चलाने के लिए व्यवसाय जरूरी नहीं है, और व्यवसाय चलाने के लिए, जो कितने अच्छे से समझ गए तुम। व्यवसाय को सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार अपनी क्रियाओं को करना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं? राजनीतिक निर्णय व्यवसाय की दिशा ही बदल देते हैं, बदल ही देते हैं। राजनीतिक परिवर्तनों के कारण व्यवसाय की संरचना में अंतर आ जाते हैं, क्योंकि उनकी नीतियां सबकी अलग अलग। भारतीय राजनीतिक वातावरण को प्रभावित करने वाले समान घटक, उदारीकरण, अभी समझाएंगे उदारीकरण, ठीक है ना? वैश्वीकरण की नीति के बाद भारत में विदेशी कंपनियों ने अपना व्यापार बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप कोको कोला तो 1977 में वापस चली गई थी, पुनः भारत में वापस आ गई कोको कोला कंपनी। ठीक है, काय के कारण आई? जो उदारीकरण के कारण आई है और वैश्वीकरण के कारण आई है। वैश्वीकरण क्या होता है? एक लाइन में अगर इसे बोलना है तो क्या बोलेंगे? ध्यान रखो, विश्व को विश्व ग्राम बना देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। क्या? विश्व को विश्व ग्राम बना देना ही, मतलब पूरे विश्व को एक गांव बना दो, यही कहलाता है क्या? वैश्वीकरण। गांव में देखा होगा, क्या तुमने क्या सब्जी बनी है, तुम्हें देगी, चलता है कि नहीं? क्या तुमने जो सामान है होगा, मन कही ला भाई दे दूंगा मैं, तो संजय तक दे देगी, यही चलता है कि नहीं? उधार में ही चल रहा है सबके, नहीं चल रहा हो, मतलब व्यवहार में चल रहा है कि नहीं चल रहा? तुम्हारे इधर घर में 4 चीजें हैं, 4 तुमसे लेनी, बाकी घर में 2 चीजें तुमने 2 लेनी, यही चल रहा है कि नहीं? हाँ या ना? ऐसे ही पूरे विश्व को बना दें हम, इसी को कहते हैं क्या? वैश्वीकरण। ये हुआ कैसे? इंटरनेट के द्वारा। काय के द्वारा? हो गया कि नहीं हो गया? आज हम भारत से कोई सामान कम बेच सकते हैं, किसी भी देश के किसी भी विश्व में किसी भी देश के कोने बेच सकते हैं कि नहीं? काय के द्वारा संभव हुआ? इसे ही कहते हैं वैश्वीकरण। क्या कहते हैं? आपको विश्व में कोई भी सामान चाहिए रहो किसी भी देश का, आप साइट डालो, उसकी सामान निकालो और ऑर्डर करो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? क्या इंटरनेट के बिना ये संभव था? इंटरनेट ने पूरे विश्व में विश्व को एक गांव के रूप में बदल दिया है। इसी कहते हैं क्या? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। क्या कहते हैं? मुझे लगता है समझ में आया होगा। हाँ या ना? ध्यान रखिए एक और चीज, 1947 में हम आजाद हुए थे, तुम उपाय थे का? तुम भी इस देश के हो। हम डरे हुए थे,
क्या थे? काय डरे थे? क्यों? गुलामी थी। हम दोबारा गुलाम ना हो जाएं। हम गुलाम कैसे बैठे? देखो, दो प्रकार के गुलाम देखिए आप। एक बैठे हम कौन के? मुसलमानों के गुलाम। मुगलों के हुए थे कि नहीं? और मुगलों इसलिए नहीं कहेंगे कि मुगल में मुसलमान ही है वो, तो हम तो मुसलमानों के गुलाम पहले सल्तनत काल, हाँ या ना? तो पहले उनसे थे, फिर आए थे बाद में लास्ट में मुगल, उनके गुलाम थे। वो शक्ति के कारण गुलाम हुए। काय कारण? क्योंकि उन्होंने हराया, हम हारे तो उन्होंने कब्जा किया। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। अंग्रेजों ने हमें गुलाम किया आर्थिक नीतियों से। व्यापार करने आए थे, लड़वे नहीं आए थे। क्या करने आए थे? उन्होंने हमारे व्यापार पे कब्जा किया। काय पर? व्यापार पे कब्जा किया। सारा व्यापार सबरों पैसे जब उनके हाथ में होगा, हमारे हाथ में कुछ बचा ही नहीं। और आप जानते पैसा से बहुत सारी चीजें अपने हाथ में हो जाती हैं। तो धीरे धीरे करके उन्होंने राजनीति भारत की अपने हाथों में ले ली। राजनीति भी चली गई, मतलब शक्ति भी चली गई, पैसा भी चला गया, हमारे पास बचा क्या? ऐसे गुलाम हो गए। तो हमने देखा कि जो बिजनेस करने के लिए आए थे तब क्या गुलाम भाई। 43 में आजादी मिली, कोई बिजनेस कर भी आया हो तो बस बताओ 4 फुट दूर तक के बैठेंगे कि नहीं? पूछ रहे हैं। आप जानते हैं कि हाथ आपको जहां लगने से चुभ गया, कुछ हाथ को जबरदस्ती भी धर रहा होगा तो धर नहीं होगा, हम तो देखे उधर। तो जिस चीज से हम गुलाम बने थे, क्या बस चीज के गुलाम बनने के लिए काम करेंगे क्या? वो कहावत है हिंदी में, क्या? दूध से जला व्यक्ति छाछ भी फूक फूक के पीता है। आए कि छाछ भी कैसी दिखते दूध से? दूध जैसी है। उगेगा कि नहीं? हम तो ऐसे ही हो रहे थे कि नहीं? तो जिन व्यापारियों के कारण, विदेशी व्यापारियों के कारण हम गुलाम हुए, क्या 47 के बाद उन्हीं प्रकार के व्यवसायियों को भारत में आने की अनुमति दे देंगे क्या? हमने सीधी करी, मर जाए लेकिन तुम्हें नाम दे। तुम व्यापारियों को कदम नहीं धरन दे रहे, चाहे कचू हो जाए। अब हुआ क्या, हमारे पास 47 में हम गरीब थे, अर्थव्यवस्था चौपट थी, कचू नहीं था, बड़ी मुश्किल थी। वैसे ही नाम अलग था उस समय हमारा, गरीब देशों में गिनती होती थी। काय में? सपेरों का देश कहलाता था। काय का देश? कि सांप पाल, वो जानते हैं कि नहीं? अंधविश्वासी देश कहलाता था कि चाहे कचू कह दो भाई पे विश्वास मान लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति को अंधविश्वासी कहा गया था। अगरबत्ती लगाते ना अपन, तो कितने अंधविश्वास है कि अगरबत्ती लगा दे भगवान खुश हो जाए। क्योंकि कह वो तक भूल गए, तो हम तो कह कह के मुश्किल मुश्किल से सिखा रहे हैं आज भी। बोलो बोलो, बोलत नहीं है ना, पहले बोलत थे। वे कहते कहा कि अगरबत्ती लगाते हैं भारत के, का है कि भगवान खुश हो जाते हैं। कहीं कितने ढोंग जानते हैं, कहीं वे अंधविश्वासी है। कहूं को एक ही होता ना, बोल भी बारो हो जाके तुम्हारी कहीं जा कैंडल जला भी से कहो होते कहीं, तुम क्या ही ना पाओ। कैंडल तो जलाता ना वे, विदेश में भी जलाते होंगे, तो वे भी तो किसके लिए जलाते हैं? जीसस के लिए। अब बागे कहां कैसे जीसस मोमबत्ती ले घूम रहा हो, उनको पूछ रहे हैं आपसे। तो अंधविश्वासी तो वे भी यहाँ का बराबर से माना जाए तो, और तुम नहीं हो तो फिर हम तो और पहले ही नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कह के बना दिए हमारे। तो आप मुझे बताइए, यही हालत है हमारी। चौपट अर्थव्यवस्था थी, खावे का चूहे तो नहीं, तो उन्होंने कहा जो घर में है ना कहीं वही से काम चलाओ, गई जितनी चादर उतनी पांव पसार। जब काम चल रहा हो तो अपनो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, ये ऐसे ही जिएंगे कहीं अपन। अपन नहीं कहूंगे से मतलब, अब यार फिर गुलाम बन गए तो हम भी कह रहे हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं चाचा, बढ़िया काम है। चाचा नेहरू नहीं है, कह रहे थे चाचा बढ़िया काम है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़िया सब चल रहा था। हुआ क्या, देश में युद्ध का खतरा हो गया। हाँ है नहीं कुछ, लड़ बैठे पाकिस्तान से, आगे पास भी कुछ नहीं है, तो अब दो नंगे लड़ेंगे, क्या दिक्कत है, आ जाओ। तो दूरा में गद्दा बद्दी हो लेते और ते में ताकत हुई, तू कल ले जाओ, मेरे पास पैसे ही कछु नहीं है भाई। बस बस इतना सही हो रही थी कि हमारे पास धूरा ज्यादा है थी लोट पे, बागे पास धूरा कम है थी लोट पे। बाइक से जा हो रही थी, मुझे बड़ो लूट पे चाहिए, खेत कम पड़ रहा हो गई मुझे। तो बाने हम बताओ, हमारे पास उस समय क्या था? आजादी हुई थी ना, देश में क्या था? पैसा था नहीं, हथियार थे नहीं, कल ले जा लूट के। तो जमीन पे कब्जे के लिए लड़ाई हुई थी कि नहीं? हाँ है ना। अब जमीन पे लूट के क्या करेगा तू? और कहाँ लूट पे जा रहा हूँ? पहाड़न में घुसेंगे ना। हमने कही भाई हमरे ही हैंगे अच्छे, हमें ही कुछ लाएंगे, कहूंगे तो तो नहीं देंगे। अच्छा लड़ लड़ लो, हमने जीत गए हम।
लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई, बाहर देख के वो एक और इतना सा कौन है, चाइना, वो नहीं है इतना सा, वहां के लोग इतने इतने से, छोटी छोटी आंख, छोटी छोटी नाक, लड़ बैठो हमसे, वहां के पास तो व्यवस्था है थी कि नहीं। फिर भी हमने कही, हम कहते ना वो, तो जिसके पास कुछ नहीं है बाग तुम कब बिगाड़ लोगे, हाँ है ना, जिसके पास कुछ नहीं उसका क्या बिगाड़ लोगे, आजा लड़ लड़ लेते खड़े। भाई जब तिजोरी में कचूरा कोई नहीं है तो रक्षा काय की और पहरेदारी काय की, तो अंदर बैठे हैं तो बाहर बैठे हैं, आजा लड़ ले, बाहर लड़ लो, बाहर हरा तो हरा लेंगे, अच्छा आ गो 62 में, बाहर लड़ा था हमने 62, चलो बराबरी की लड़ाई हो गई, ठीक है ना, आत्मसमर्पण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब काम बराबर हो गया, बाहर ने भी हथियार टेके, हमने भी टेक दिया, नहीं तो साढ़े साढ़े हथियार से लगे लगे मचा रहे थे, कम से कम गिनती जामे तो हो रही थी, टूट इतने गए, चले भले नहीं, उल्टी बंदूकें चल जाती हमारी बस में, 62 में बंदूकें चलाते ना खुद खुद में लग जाती है, साढ़े हथियार रखी थे हमारे पास, चाचा समझ ही नहीं रहा तो कुछ, चाचा लड़ेंगे नहीं कबाऊ, तो हथियार धरे धरे जाम खा गए, अब दादा मुझे कह लड़ेंगे नहीं, तो अब देख रहे हैं हथियार में नंबर 1 पे है हम, है कि नहीं है, लेकिन चाचा जाके तो लड़ेंगे नहीं, शांति चाहिए, तो हथियार ही उल्टे चल जाते। 62 की लड़ाई में हारने का एक सबसे बड़ा कारण हमारे हथियार नहीं थे, सड़ गए थे हथियार, बंदूक चलाते ना, ट्रिगर दबाया, गोली बाहर निकलते ही नहीं थी, अब धुआं देती वहां में अंदर बंदूक में, बंदूक गर्म हो जाए और फट जाए तो मरेगा कौन, हमारा सैनिक, चाचा फिर भी कहे कोई दिक्कत नहीं मर ले, फिर भी हमने सैनिक तो देश प्रेम भरा था ना, उन्होंने भाई बंदूक उठाई जो गर्म है थी, दरी चीन में घेंच घेंच के, नहीं तू गर्म से तो मरेगा, बंदूक से न मरे, जितने मर सके मारे, आखिरी तक मारता रहेगा, बराबर का युद्ध हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई हारा ना कोई जीता, विश्व पटल पे ये कहते हैं कि हमारे, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम जैसे हथियार रहते ना, मेरे हिसाब से हम जीते ही जीते, फिर हम इतना पावरफुल आए, थोड़े से पावरफुल हुए, इंदिरा गांधी आई, फिर लड़ाई हमने पाकिस्तान से लड़ी, पूर्वी पाकिस्तान से, फिर तो इतनी ताकत आई कि एक देश ही बना था हमने, नाउ बांग्लादेश, क्या बना दिया, और इतने भैया अलग मारो हमने, पाकिस्तानी, भाई बुरी लगी भाई और बुरो करो, ले और बुरी लगा ले, इंदिरा गांधी ताकतवर थी, लेकिन इस समय भी हमारे देश में क्या कंडीशन थी कि हमने विदेशी कंपनियों को आने नहीं दिया था, तो देश की अर्थव्यवस्था 3-3 युद्ध हमारे साथ हो गए, तो बच है तो ही नहीं, तो और बेकार हालत हो गई नहीं, एक समय जब हमारे पास ऐसा आया कि हमारे भारत के पास केवल 1 सप्ताह का खाना, कितने सप्ताह का, केवल 1 सप्ताह की खाने की व्यवस्था बची, हमारे पूरे पूरे भंडार गृह खाली हो गए, कुछ नहीं बचा था, हमने मांग करी विदेश से कुछ दे दो हमें, उन्होंने कहा नहीं दे रहे हम तुम्हें, स्थितियां खराब थी हमारी, हमारा सोना गिरवी धरा हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि हमारे पास तनख्वाह देने का पैसा नहीं बचा था, तो इतनी बुरी कंडीशन हो गई। इसी समय हमारे देश में एक मंत्री बने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, और 1991 में उनके सहयोग से, उनकी नीतियों से हमने विश्व के लिए अब दरवाजे खोले, क्योंकि हम जब वर्ल्ड बैंक से लोन लेने गए ना, बचा तो कुछ था नहीं भाई, आपके पास जब खाने की व्यवस्था नहीं बचेगी तो भी मजबूर, फिर तो मजबूरी बनेगी ना कोई से मांग के खाने की, तो भाई साहब कछु रुपये दे दो, दे देंगे हो जाएंगे सब, कम से कम आज दे दो, नहीं तो मरे ही बैठे ही, हाँ कल दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, आज तो जिंदा रह ले, कल की कल देख लेंगे, भाई आज जहां तक मांगत बन रही है और कोई देश दीद बन रही है, बात ले ही लेंगे, मर भी कौन बैठा है ना, जब सबसे मांग लेंगे पूरी दुनिया से, जिन जिन से लेवे की हिम्मत है थी और जिन जिन के पास देवे की ताकत है थी, तो उतने तो मांगेंगे, और ते के बाद नहीं चुका पाए और फिर कोई देवे नहीं, तो फिर देखेंगे मर लेंगे, यही हमारी हालत ये है, हर देश से मांग करी हमने, कोई देने के लिए तैयार नहीं था, फिर हम गए किसके पास, वर्ल्ड बैंक के पास, वर्ल्ड बैंक ने हमारे भारत का मुआयना किया, तो उन्होंने देखा आपके पास क्षमता है तो बहुत है भाई साहब, लेकिन अब ऐसा कम काहे नहीं करे, हमें नहीं करने चाहिए ऐसे काम, कि कैसे काम, वर्ल्ड बैंक ने कहा आप दरवाजे खोल दो विदेश के लिए, तो आप जब समझ रहे हो, जैसी जब बात कही होगी तो विदेश के लिए दरवाजे खोल दो, तब भारतीय कैसे देख रहे होंगे, तू अगर जब अपने घर कह दे तो ना, अब तोड़ तोड़ के फेंक देते तो है, नहीं कह देते, लेकिन अब वो तो क्या करें, इस बैंक में सुनवे आया भंगाई, तो पूरा का पूरा एक टीम बन के गई थी राजनेताओं की वर्ल्ड बैंक में, अब कह रहे थे तो सब एक दूसरे देख रहे जाए, जो कहूँ होता तो सब पूरी निकाल लेते अपन, फिर भी हमने पूछी क्या करेंगे, ऐसा क्या हो जाएगा, आपके पास क्षमता है, आपके पास रॉ मटेरियल है,
विश्व के बहुत सारे देशों का काम चला सकते हैं, इससे आप पैसा कमा सकते हैं। हमारे राजनेताओं की आंखें खुली, अच्छा पैसा कमा लेंगे हम। हाँ वाह, और बताओ। उन्होंने कहा कि आप इनसे संबंधित फैक्ट्री भी खोल सकते हो, खुद ही बनाना। अच्छा फैक्ट्री भी, बहुत बढ़िया। और बताओ, इससे कहीं आपके पास दिन रात चौगनी की तरक्की हो, गैस बहुत है। जा ही रहे हैं अब तो जल्दी पैक करो। चले आए। मनमोहन सिंह थे ही आर्थिक नीति के होशियार थे, उन्होंने विश्व के लिए दरवाजे खोले। विश्व की कंपनियां भारत में आने लगी। कंपनी आएगी पैसा दे के आएगी, जमीन खरीदेगी तो पैसा देगी, बनाएगी तो पैसा देगी, बेचेगी तो पैसा देगी, बाहर भेजेगी तो पैसा देगी। अब राजनेता बैठ बैठ के फूल गए। अब देखो सब राजनेता ने ऐसे ही हो रहे हैं कि नहीं, इतनी खुशी में पूरे देश में पैसे आने लगा चारों तरफ से, देश तरक्की कर गया। और आज उस तरक्की का नतीजा है कि आज हम विश्व में गिनती पे आ गए। एक समय ऐसा था कि हम दोबारा से गुलाम होने की स्थिति में। ये काम किया वर्ल्ड बैंक ने, और इसमें मेन जो निभाया वो मनमोहन सिंह ने निभाया। और इन नीतियों के कारण मनमोहन सिंह आगे चलकर खुद विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार बन गए थे। सोना गिरवी रखना पड़ा था हमें, ये देश की स्थिति हो गई थी। पैसा उठाने के लिए क्या करना पड़ा था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक फ्री में थोड़ी रुपए दे देती। उन्होंने कहा हम पहली बात तो हम रुपए तुम्हें तभी देंगे जब तुम हमारी शर्तों को मंजूर करोगे। उन्होंने कहा भाई जब मान लेंगे, मरे वाला तो सभी शर्तें माने होगा नहीं माने, ले तब भी वर्ल्ड बैंक ऐसा फ्री में पैसा कहूंगे नहीं दे रहा है, गिरवी का दर हो गई। अब बताओ देश गिरवी दर देंगे का नहीं। तो हमने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने बोला सोना धरो, बाहर धर दो, हमारे पास कुछ नहीं बता। वैसे सारी सरकार डरी हुई थी, मनमोहन सिंह ने कहा हाँ धरो, मेरे दम पे धरो। तो मनमोहन सिंह की नीति थी, उन्होंने पूरा भारत का सोना जो खजाने में रखा था सारा का सारा गिरवी रख दिया। उसके बदले में हमें क्या मिला, लोन। ऐसे ही बैंक से लोन मिलता है कि नहीं, सोना रखने पे ही मिलता है कि नहीं, ऐसा लोन मिला हमें। लेकिन वही मनमोहन सिंह जब गए, जो उनकी सरकार गई, तब देश के पास जो सोना था जितना रखा था ना, उससे दोगुना सोना खजाने में रखे गए थे मनमोहन सिंह। ये ऐसी उनकी नीतियां थी। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। इसे कहते हैं क्या, वैश्वीकरण। क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन दिक्कत और भी हो गई, अब सुनो पूरी स्टोरी सुना देते हैं। दिक्कत एक और हो गई, आ तो गए विदेशी कंपनी भारत में तो आई, लेकिन तुम जैसे नियत खोल बैठे। तुम्हारे गांव में कंपनी आई और तुम्हारे गांव के ने सुनी कंपनी आ रही है, बहुत बड़ी कंपनी आ रही है। अरे जमीन की रेट कितनी गई, 1 लाख, कंपनी आज 10 लाख की, और जमीन नहीं देंगे अपन फिर भी उनसे मंजूर करवाएंगे 10 साल तक, पहले पूरे घर नौकरी दो। सरकार अलग पागल होत फिर रही, डरी हुई अलग सरकार थी। इनसे सबरे कागजन पे हस्ताक्षर करवा लो कि देश तो गुलाम नहीं बना लेंगे जी। तो बे अलग इस तो कागज कम से कम साल 2 साल में भी कागजन पे साइन करता ही हो जाए उन्हें। अब कंपनी आज लेके पैसा आई है, 2 साल के पैसा कागजन में ही नहीं कर गए, बाकी वो पैसा तो घाटे में चला गया कि नहीं। सरकार वो कंपनी जो आई तो कह रहा हम नहीं खोले, कंपनी तो कागजन पे साइन करते रहे। इतने सारे तो लाइसेंस लगा तो तुम, इतने सारे नियम और रूल्स हैं आपके इधर कि हम उनमें ही पागल हो लेते, सामान कब बेचेंगे। हम नहीं कर रहे, हमने कल लाल साइन तो करने पड़ेंगे। अब हम क्यों करवा रहे हैं, तुम समझ गए होगे। नहीं करवाए तो मन में क्या डर लगा था, गुलामी का, कि विदेशी कंपनी आएंगी, आई थी एक बार गुलाम बना गई है, आए ना। ये भी बना 1600 में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1947 में कई 350 साल के गुलाम भाई का नहीं, 350 गुलामी में रहा हुआ है, दोबारा से मंजूर हो जाए होगा, वही को वही सेम काम। हम तो नहीं कर। फिर दोबारा हमें समझाया गया, लाल जरूरी थोड़ी है इतने कागज, एक ही कागज कर लो भाई में लिख दो, सब करा लो साइन। ये हर एक नियम के लाने एक साइन करवाओगे का, पागल भी हो जाओ, पागल तुम बनात हो जाओगे। फिर चेक कर भी तुम बैठे हो 2 साल लो, फिर वह कंपनी जहां बिजनेस करेगी कि तुम्हें जई में बीती देगी। हमें कहा यहाँ जा सही कह, वो कहे दुनिया के लाइसेंस निकाल दे तुमने, कहीं दुनिया के जो लाइसेंस निकाल दे तुमने, तो कहीं जो लाइसेंस कब न बनाओगे, कहीं तुम बिस्कुट खा रहा हो लाइसेंस चाहिए, दूध बेच रहा हो लाइसेंस चाहिए, दुकान खोलने का होगी लाइसेंस चाहिए, कानून लाइसेंस बनवाएंगे। तेने मान लो एक दुकान में 4 चीजें धर लेंगे, वो 2 साल में लाइसेंस ही बनवाते रहे वो, और बन गए चलो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला लाइसेंस बनवाओ तो वो 1 साल में फिर दोबारा रिन्यू हो भी आ जाए, तो वो तो जिंदगी भर लाइसेंस बनवाए, दुकान कल खोल लिएगा अगले जन्म में, चुका हो रहा हो कहीं। हमें समझ में आओ हाउ कम करे लेते,
लेकिन हटा नहीं रहे लाइसेंस राज, कम कर लीजिए। मैंने कहा कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पहले कम करवाए। आज कंडीशन ये हुई, आज हमने सारी चीजों से लाइसेंस खत्म करवा, जो हर चीज पे लाइसेंस लगता था, जिसे हम लाइसेंस राज्य तक कहने लगे। भारत में लाइसेंस राज्य चलता है, क्या कहते थे? लाइसेंस राज्य चलता था, इंस्पेक्टर राज्य चलता था, इसी को कब वो इंस्पेक्टर घूमता था लाइसेंस चेक करा, तो वो अलग अमीर हो जाता। तुम जानो वो काहे अमीर हो रहा हो चेक कर करके, तन कहीं लेट भाई वो आ जात तो दुकान बंद कर लू। अब बताओ तेरी दुकान चल रही है, तेरी दुकान अच्छी चाहे वो बंद करे होगा, वो क्या को हम ले जाते कछु, हमें पता है तुम यही आए हो, 2 दिन पहले आ जाते, वो कहे हैं आ जाते हो। तो समझ रहे क्या चल रहा है इंस्पेक्टर, इससे क्या है? भ्रष्टाचार बढ़, क्या चल रहा था? खत्म करने के लिए लाइसेंस खत्म करना पड़ेगा, लाइसेंस राज, ठीक है ना? तो मतलब नियमों में ढील देनी पड़ेगी, क्या? इसे ही कहते हैं उदारीकरण। नियमों में ढील देना ही क्या कहलाता है? उदारीकरण। समझ में आया? फिर भी भारत में अगर पूछा है कभी भी आज भी लाइसेंस राज है या नहीं है, तो है, पर लाइसेंस कितना सीमित कर दिया सुनकर आप ऐसे, जहां हर चीज का लाइसेंस रखता, अब पूरे भारत में केवल 6 चीजों पर लाइसेंस लगता है। कितने पे? 6 पे, बस मात्र 6 पे, बाकी पूरा लाइसेंस हटा दिया। सोचिए भाई 6 जरूरी है और वे रंगे, केवल 6 चीजों पर लाइसेंस चलता है। कितने चीजों पर? 6 चीजें बताएं, कचू तो तुम जानते ही होगे। कृषि संबंधित दुकान खोलते हो बिना लाइसेंस खोल देते हो, तो लाइसेंस राज है, क्योंकि उसमें रखे रहते हैं क्या? रसायन, केमिकल रखे रहते हैं। एक आधे पे बाद हो तुमने जबरदस्ती तो तुम ही पी गए तो लाइसेंस से जवाबदारी दी जाती है कि तुमने दवा तो किस जवाबदारी से दिया है उन्हें, नकली तो नहीं रख रहे तुम, फसल तो नष्ट नहीं हो रही, तो कार्रवाई तो हो जाए कम से कम तुम पे। दूसरा, मेडिकल खोलिए, लाइसेंस चलता है कि नहीं? ड्रग्स से संबंधित चीजें, ऐसे तो लाइसेंस है या नहीं है? हाँ या ना? पटाखे की दुकान खोलते हैं, बिना लाइसेंस की खुल जाती है। विस्फोटक सामग्री जो रहती है उसमें चलता है कि नहीं? हाँ या ना? एक और देखा होगा, कंपनी हर एक चीज की है, सब खोल रहे हैं अपने आप में, लेकिन तुमने एक चीज नहीं देखी होगी, रक्षा संबंधी जो उपकरण होते हैं उसकी हर कोई नहीं खोलता, क्योंकि उसमें सरकार की अनुमति चाहिए। काय की अनुमति? सरकार की अनुमति चाहिए। काय की? उद्योग खोलने से संबंधित जो रहती है उसमें साइन होते हैं, हाँ या ना? क्यों? सही यार, तो इनमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो कुछ चीजों में आज भी लाइसेंस लगता है, वो 6 चीजें हैं। कितनी चीजें है? अभी बता देंगे, पूरी लिखा देंगे। आपको समझ में आया? तो आपको ये उदारीकरण समझ में आया, निजीकरण समझ में आया। निजी हाथों में हमने चीजें सौंप दी, जैसे सरकार की चीजें थी पहले, हर चीज सरकार खोलना चाहे, प्राइवेट हाथों में कुछ देना नहीं चाहती थी सरकार, कोई गुलाम, तो सरकार हमारी चीजें खोलेगी सब। फिर सरकार को समझ में आया कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना है, तो सरकार ने अपनी इतनी बड़ी फैक्ट्री में इतने सौ वाक्य से प्राइवेट कंपनी को, तो वो उसने तरक्की करी, तो हमने और बेचा, तो आप देखते हो हम बेचते ही जा रहे हैं निजी कंपनी, क्यों? तरक्की हो रही ना इसमें, इसे कहते हैं क्या? निजीकरण। क्या कहते हैं? और वैश्वीकरण समझ गए? विदेश के लिए दरवाजे खोल देना, हम भी विदेश में जा सके और वे भी विदेश में आ सके। क्या हो रहा था जब हम विदेश के लिए गेट नहीं खोल रहे थे, तो विदेश हमसे कुछ खरीद लेगा क्या? इसलिए सब काम बंद था। जब गेट खोले तो उनके लिए अकेले थोड़ी खोले, हमारे लिए भी तो खुल गए। आज हम विश्व के बहुत सारे देशों में व्यापार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसे कहते हैं वैश्वीकरण। क्या आपको तीनों शब्द समझ में आ गए? नहीं आए? आना बोल दो, मुझे लगता है ये समझ में आ ही गया होगा। कोई दिक्कत इनमें? देखो इधर ये इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद राज्य की सरकार सूचना तकनीक उद्योग के विकास में अधिक रुचि ले रही है, जिसके परिणत हैदराबाद का नाम अब हो गया साइबराबाद या साइबराबाद। क्या नाम हो गया? ये नाम हो गया आईटी के कारण से। काय कारण से? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना? जैसे मध्य प्रदेश में देखा जाए इंदौर औद्योगिक नगरी हो गई कि नहीं? हाँ या ना? उद्योग के कारण हो गई कि नहीं? तो ये अपने अपने व्यवसाय के कारण से नाम बन गए। देखो व्यक्ति के नाम के साथ साथ शहरों के नाम तक बदल गए। इसे कल पढ़ेंगे अपन। समझ में आया आज का? मैथ पढ़ेंगे लालू।